हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने कंटिन्यू कर रखी है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा ये वाला पॉइंट है, ये मैंने दिखा रखा है वी कर्व। ठीक है, वी कर्व किन दो क्वांटिटी के बीच में बनता है। ठीक है, तो वी कर्व किन दो क्वांटिटी के बीच में बनता है, ये बनता है आई एफ और आई ए के बीच में वी कर्व बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है इसको वी कर्व को, ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आई ए और ये हो गया तुम्हारा आई एफ। आई एफ को हम डीसी करंट भी बोलते हैं या फील्ड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आई ए हमारा हो जाता है आर्मेचर करंट। ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाता है ये हो जाता है हमारा वी कर्व। ठीक है, जो कि इसमें है, आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है वो वी कर्व के बारे में पूछा जाता है कि वी कर्व किन दो क्वांटिटी के बीच में बनता है। तो वो होता है एक हमारा फील्ड करंट और एक होता है हमारा आर्मेचर करंट, या फिर एवरेज करंट भी कई बार पूछ लेता है, आई एवरेज। ठीक है, एंड आई आर्मेचर ऐसे करके भी दे देता है। तो चलिए, जैसे भी आए क्वेश्चन उसको क्लिक करना है अच्छे से। ठीक है, और आज मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कराने वाला हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टेड वी कर्व किन दो क्वांटिटी के बीच में बनता है। ठीक है, बस इतना पढ़ना है कि इन्वर्टेड वी कर्व बनता कैसे। इन्वर्टेड वी कर्व ओबियस सी बात है ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये क्वांटिटी होगी, ये हमारा यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ठीक है, और इधर जो कंडीशन होगी हमारी लैगिंग की कंडीशन होगी, और इधर जो कंडीशन होगी वो लीडिंग की कंडीशन होगी, हमारी लीडिंग की कंडीशन होती है। उसके बाद में हमारा जो पावर फैक्टर होता है, ये मतलब जो इन्वर्टेड वी कर्व बनता है वो पावर फैक्टर और हमारा फील्ड करंट के बीच में बनता है। इसमें आर्मेचर करंट नहीं होता इन्वर्टेड वी कर्व में, सिर्फ पावर फैक्टर और हमारा फील्ड करंट के बीच में ये बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सिंक्रोनस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं हमारी, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। एक तो हमारी होती है रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, और एक होती है हमारी हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, और जो रिलक्टेंस मोटर होती है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, टाइमिंग एंड स्विचिंग डिवाइस में यूज़ होता है इसको। हिस्टैरिसीस मोटर को हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग में यूज़ करते हैं, और जहाँ पर प्रिसाइज और जहाँ पर नॉइज लेस किसी भी जगह पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हिस्टैरिसीस मोटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसके यूज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रखा है कि हिस्टैरिसीस मोटर, इसमें रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। रोटर क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है, इसका जो रोटर होता है हिस्टैरिसीस मोटर का वो क्रोम स्टील का बना होता है। यह साउंड इक्विपमेंट में यूज़ होती है, क्योंकि ये जो साउंड इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारे पहले टेप रिकॉर्डर्स वगैरह जो चलते थे उसमें जो मोटर यूज होती है, ठीक है, उसमें हम जो है क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई भी तरह का वाइब्रेशन और कोई भी आवाज़ नहीं आती, इसलिए ये जो है बहुत स्मूथली मतलब रोटेट करती है। ठीक है, और ये जो मैकेनिकली वेयरिंग से फ्री होती है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है मैकेनिकली, जो वेरिएशन होता है उससे ये फ्री होती है। कांस्टेंट टॉर्क होता है। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट टॉर्क होता है, ठीक है, और इसका जो हम बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएशन और वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन बोल सकते हैं इसको, वाइब्रेशन से ये फ्री होती है। उसके बाद में ये क्या होती है, नॉइज लेस होती है। ठीक है, क्या होती है, ये नॉइज लेस होती है। ठीक है ना, नॉइज लेस होती है। उसके बाद हंटिंग क्या होती है। ठीक है, हंटिंग क्या होती है, ये मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि जब लोड चेंज हो या सप्लाई वोल्टेज हो चेंज हो। ठीक है, जब लोड चेंज हो, चाहे तो आपका लोड चेंज हो, ठीक है, और चाहे आपकी वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज चेंज हो। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज चेंज हो तो वहाँ पर क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग पैदा होती है। ठीक है, हंटिंग पैदा होती है। उसके बाद में हंटिंग पैदा हो जाती है।
उसके बाद यहाँ पर हंटिंग का कार्य स्टेबिलिटी, ठीक है, स्थायित्व को बढ़ाना होता है, ठीक है। हंटिंग का कार्य स्टेबिलिटी या स्थायित्व को बढ़ाना होता है। हंटिंग कम करने के लिए, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग, फ्लाई व्हील या फिर हम जो है फ्लाई व्हील्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ये जो चीज़ हम बता रहे हैं वो आपकी साफ्ट पर, ये जो साफ्ट होती है ना, उस पर हम इसको आसानी से लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आसानी से साफ्ट पर लगा सकते हैं। उसके बाद में जब सिंक्रोनस मोटर NS से दौड़ती है तो, ठीक है, तो रोटर में सिंक्रोनाइजिंग पावर डेवलप होती है, ठीक है। और सिंक्रोनस टॉर्क क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्यों जीरो होता है, ठीक है। जैसे हमारा NS बराबर में होता है N120F/P, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड का। उसके बाद में ये हमारा स्लिप का भी फार्मूला होता है, ये होता है NS - NR/NS, ठीक है। तो जब हमारी मतलब जो स्पीड है, ठीक है, बिल्कुल दोनों स्पीड, ये मतलब ये तो हमारी हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड और ये हो जाएगी हमारी रोटर स्पीड। जब रोटर स्पीड, ठीक है, जब सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी तो दोनों स्पीड इक्वल हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। और जीरो इससे भाग देगा तो कितना हो जाएगा, टोटल जीरो। तो स्लिप कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा जीरो रहता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स आपको इसके अंदर कुछ बता दिए थे, लेकिन मोस्टली मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जब भी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, जब भी सिंक्रोनस स्पीड NS से कम या ज़्यादा होती है तो सिंक्रोनस टॉर्क और पावर डेवलप्ड हो जाती है। मतलब एक, जैसे हमारी एक ये वाली एक स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड है, इस पे ये जो चल रही है मोटर, इस पर रन कर रही है, अगर इससे डाउन आती है तो सिंक्रोनस टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और वो फिर दोबारा उसी को, ठीक है, उसी को सिंक्रोनस स्पीड पर खींच कर ले जाता है और फिर दोबारा वो कांस्टेंट स्पीड से रन करने लगती है, ठीक है। उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर में IA मैक्सिमम होता है, मतलब जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। लो एंड हाई जो हमारा एक्साइटेशंस होता है, सॉरी, ठीक है, उस पर ये वर्क करता है, मतलब कम या ज़्यादा, मतलब ये लो, मीडियम और हाई एक्साइटेशंस पर जो वर्क करती है। हाई एक्साइटेशंस जो होता है उस पर ये मतलब पावर फैक्टर की तरह वर्क करती है, और ये दोनों होते हैं उस पर आपका ये मोटर की तरह बिहेव करती है। उसके बाद में ये जो है नॉर्मल एक्साइटेशन पर जो लो होगी, यूनिटी पावर फैक्टर और नॉर्मल एक्साइटेशन पर 100% मतलब ये रन करेगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये लिख रखा है हमने कि जब लो एक्साइटेशन होगा तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, जब लो इसकी स्पीड होगी, लो एक्साइटेशन होगा, सॉरी, जो लो एक्साइटेशन होगा इसका, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने पावर से रिलेटेड भी मैंने डाल रखे हैं, इनको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। और ये है जो 1 वाट आवर, ठीक है, 1 वाट आवर बराबर में होता है 3600 जूल, 1 HP बराबर में 735.5 जूल पर सेकंड और वाट, ठीक है। और 1 किलोवाट बराबर में होता है 1000 वाट एंड 1, ठीक है। और ये करके कुछ है 1 मेगावाट करके है, 1 मेगावाट बराबर में होता है 10⁶, ये लिख रखा है उधर, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 1 क्विंटल बराबर में होता है 100 kg और 1 टन बराबर में होता है हमारा 10 क्विंटल या फिर 1000 kg, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा लिखा रखा है यहाँ पर, जब मोटर नो लोड पर, ठीक है, होगी तो लॉस जीरो न हो तो सप्लाई से ली जाने वाली पावर नो लोड से खपत होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट जो आपको याद करने वाले हैं। उसके बाद में ये एक्साइटेशंस लिख रखे हैं मैंने सिंक्रोनस मोटर के, इनको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आने की
100% संभावना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हमारा ये लिख रखा है नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन में हमारा क्या होगा, 100% एक्साइटेशन होगा, EB बराबर V होगा और यूनिटी पावर फैक्टर पर ये वर्क करेगा। उसके बाद में अंडर एक्साइटेशन, ठीक है, अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, EB क्या होगा हमारा लेस देन V होगा, जो हमारा बैक EMF होगा, मतलब बैक EMF इज लेस देन जो वोल्टेज देंगे वो, और ये क्या करेगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा, ठीक है, क्या करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। अगर ओवर एक्साइटेशन होगा तो EB मैक्सिमम होगा वोल्टेज से, ठीक है। उसके बाद में ये लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, उस पर क्या होता है, IA हमारा क्या होता है, लो होता है। और उसके बाद में अंडर तथा ओवर एक्साइटेशन पर IA मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब ये अंडर एंड ओवर एक्साइटेशन जो होता है वहाँ पर हमारा IA जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद में मैक्सिमम पावर डेवलप, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है VEB साइन थीटा साइन L, वो बोल सकते हैं इसको, ये तुम्हारा दिखा रखा है VEB साइन डेल्टा अपॉन XS, ठीक है, 4 सिंगल फेस के लिए हो जाएगा ये। उसके बाद में हमारा हो जाएगा, ये 3 लगा देंगे, 3 VEB, और उसके बाद में हमारा साइन डेल्टा अपॉन XS, ठीक है, ये 3 फेस के लिए हो जाएगा। उसके बाद में हमारा पावर, ये हमारा जो हमारी मैक्सिमम पावर डेवलप्ड जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, जो एंगल को हम उसमें लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा PM बराबर में 3VEB, ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, सॉरी 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो PM बराबर में 3VEB अपॉन में XS, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक्साइटेशन कांस्टेंट एंड लोड वेरी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट के बारे में थोड़ा जानकारी और दे दूंगा। तो चलिए फिर इस सीरीज़ को हम थोड़ा सा यहीं पर फिनिश करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।